हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। नया साल स्टार्ट हो गया और साथ में ही आपके लेकिन जो स्कूल हैं वो बंद हो चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेस आपकी अब चल रही है। ऑनलाइन से फिर से दोबारा 2020 के जैसे ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है। हो सकता है जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो दोबारा ऑनलाइन हो, क्योंकि अगर ज़्यादा कोरोना बढ़ता है, आपकी क्लास ऑलरेडी 11th है, 12th और 10th का तो चलो बोर्ड है, लेकिन आपका हो सकता है सीबीएसई की तरफ से जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन हो, मतलब सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव ही एग्ज़ाम है। तो आपने आपके जो थ्योरी सब्जेक्ट हैं जैसे बीएसटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनको अच्छे से रीड करना है। एक एक लाइन रीड करनी है ताकि एमसीक्यू में आपको पता है कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन करके चलनी है और जो भी क्वेश्चन सीबीएसई निकालता है एमसीक्यू के वो जरूर करने हैं। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा चल रहा था 7th चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि कहाँ कहाँ से एक बिजनेस को पैसा आ सकता है, कितने उसके सोर्सेज हैं। तो हमने इसमें इसका मीनिंग वगैरह कर लिया था बिजनेस सोर्स का, और साथ में हमने कर लिया था ओनर्स फंड और बोरोड फंड के बीच में डिफरेंस। तो आज हम आगे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इसकी, जिसमें हम ओनर्स फंड के दो टॉपिक करेंगे आज। जो मेन दो टॉपिक हैं बड़े, एक है इक्विटी शेयर और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। एक तो हम इनका मीनिंग करेंगे, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे और साथ में इनके बीच में डिफरेंस करेंगे। देखो, इक्विटी शेयर का जो टॉपिक है आपकी बुक में वो ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं है, तो उसको उतना ही करेंगे, लेकिन इनका जो डिफरेंस है, अगर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर पेपर सब्जेक्टिव होता है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में देखें तो आपको एक एक लाइन पढ़नी है, एक एक पॉइंट्स पढ़ने हैं, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बना देंगे फिर वो। और आपके पास चाहे कोई भी बुक हो, एक एक लाइन प्लीज़ उसकी आपने रीड करनी है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखो, पहले इक्विटी शेयर क्या होते हैं। दो टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। इक्विटी शेयर कौन से होते हैं? आर इक्विटी शेयर आर दो शेयर्स विच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब देखो, मैंने डिविडेंड आपको क्या बताया था। जब कंपनी, आज मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, अब हर साल कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, तो उसमें से सारे एक्सपेंसेस टैक्सेस देने के बाद जो कंपनी को पैसा बचता है, उसमें से जो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। और इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? जिन्होंने इक्विटी शेयर किसी कंपनी के खरीदे होते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इनके पास कोई ऐसा राइट नहीं होता। किस चीज़ का राइट? कोई स्पेशल राइट नहीं है कि इनको डिविडेंड पहले मिलेगा। अब देखो, प्रेफरेंस शेयर भी हैं, इक्विटी शेयर भी है। मान लेते हैं प्रॉफिट सिर्फ 1 लाख रुपए का हुआ किसी कंपनी का, और प्रेफरेंस शेयर का भी डिविडेंड है, इक्विटी का भी। दोनों का जो अमाउंट है वो 1 लाख से ज़्यादा है। तो पहले मैं किसको डिविडेंड दूँ? कंपनी वालों के लिए ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमेशा इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड दिया जाएगा। ये ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें पहले डिविडेंड दो। तो इनके पास कोई ऐसा स्पेशल राइट नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर वालों, जो शेयर होल्डर हैं, उनको हमें पहले पैसा देना पड़ेगा। चाहे इक्विटी शेयर होल्डर को 0 रुपीज़ क्यों ना मिले, कुछ भी ना मिले, इनको बोलेंगे टाटा बाय बाय, और हम प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा देंगे पहले। और अब ये तो हो गया डिविडेंड का पार्ट। अब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब इन केस कंपनी डूब गई, बर्बाद हो गई, दिवाला निकल गया, किंगफिशर बन गई, तो जब कंपनी की सारी एसेट्स बेची जाएगी और सबको पैसा दिया जाएगा, कहीं से कंपनी ने मान लो लोन लिया हुआ है, किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, देन डिबेंचर होल्डर हैं, उसके क्रेडिटर्स हैं, और आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, फिर इक्विटी शेयर होल्डर हैं। तो पहले इनको पैसा देंगे, देन डिबेंचर को, क्रेडिटर को, प्रेफरेंस शेयर को, फिर कुछ बचेगा। अगर सारी एसेट्स बेचने के बाद भी कुछ बच जाता है इनको पेमेंट करने के बाद, तब जाके इनको मिलेगा। अदरवाइज इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। खाली झोली लो और निकलो, सीधी सी बात होती है इनके साथ। ये तो थी इसकी सिंपल डेफिनेशन टाइप। इतनी से आपने डेफिनेशन लिख दोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। अब आ जाओ इनके मेन पॉइंट्स में कि कौन कौन से और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। देखो, द कैपिटल रेस्ड बाय द इशू ऑफ ईएस, मतलब इक्विटी शेयर, इज नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो, हमने कैपिटल वर्ड आपने सबने पढ़ा है कि जो बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसे कहते हैं कैपिटल। तो जो कंपनी होती है उनके पास खुद का पैसा नहीं होता, वो जर्नल पब्लिक से पैसा लेती है।
तो या तो वो इक्विटी शेयर से लेंगे या प्रेफरेंस शेयर से लेंगे या लोन वगैरह से लेंगे। तो जो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर वाले हमें पैसा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये आप 12th में अपना जब अकाउंट्स पढ़ोगे तो उसमें पूरा डिटेल में भी टॉपिक आएगा आपका। इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, इन्हें रियल ओनर ऑफ द कंपनी माना जाता है। अगर कंपनी डूब गई तो ये माना जाता है कि इक्विटी शेयर का भी पैसा डूब गया, और अगर कंपनी ने ग्रो कर लिया, बहुत ज़्यादा आगे ग्रोथ हो गई, तो ये बोला जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर का काफ़ी प्रॉफिट हो गया, काफ़ी ग्रोथ हो गई। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, द रेट ऑफ द डिविडेंड आर नॉट फिक्स्ड। ये अभी हमने देखा कि जो डिविडेंड मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को उसका रेट फिक्स्ड नहीं होता। मतलब अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो मैं एक पहले से एस्टिमेट नहीं लगा सकता कि मेरे को इतना मिलेगा ही मिलेगा। मैं फिक्स्ड अमाउंट नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है कंपनी को लॉस हो जाए, हो सकता है कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होंगे आगे हम पढ़ेंगे जब, तो इनका फिक्स्ड होता है कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आ जाओ, हैव राइट टू वोट एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो मेरे को आप सोच रहे होगे कि इक्विटी शेयर लेने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, कि डिविडेंड भी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता, कल को कंपनी बंद हो गई तो भी सबसे लास्ट में पैसा मिलना है, ये भी लॉस है हमारे लिए, नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन इनको क्या बेनिफिट मिलता है, कंपनी कोई भी डिसीजन लेगी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करूँ मार्केट में, तो मुझे पहले इन इक्विटी शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर जब तक ये हाँ नहीं करेंगे, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 100 इक्विटी शेयर है मेरे, होल्डर है मेरी कंपनी में, अगर इसमें से मोर देन 50% जब तक हाँ नहीं करेंगे, फेवर में नहीं होंगे, तब तक मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं कर सकता। अगर इन्हें लग रहा है कि नहीं ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा या ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, तो कंपनी ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा ही नहीं सकती। तो ये इनको एक बेनिफिट होता है, इसी की वजह से इनको पैसा सबसे लास्ट में दिया जाता है, क्योंकि हाँ तो इन्होंने ही करी थी, इन्होंने कहा था यहाँ पैसा लगा दो, यहाँ पैसा लगा दो, तो इसलिए इनको पैसा लास्ट में दिया जाता है। अब इसके बाद आल्सो नोन एज रेजिडुअल ओनर्स। अब इसका क्या मतलब है, देखो जब मैंने अभी बताया आपको कंपनी की वो बिकेगा, एसेट्स वगैरह बिकेगी, सब कुछ बिकेगा, तब जाके इनको लास्ट में पैसा मिलेगा। तो इसलिए इनको बोला जाता है रेजिडुअल ओनर, क्योंकि ये ऐसे ओनर माने जाते हैं कि ये कंपनी के घर के हैं, और घर के लोगों को सबसे लास्ट में पैसा दिया जाता है जब आप बाहर का अपना कर्जा वगैरह, डेप्ट वगैरह सब पे कर चुके होगे। ठीक है, तो ये था आपका इक्विटी शेयर होल्डर का पॉइंट्स। इतने पॉइंट्स आप कर लोगे, इससे ज़्यादा आपकी बुक में और पॉइंट्स इक्विटी शेयर के नहीं दिए हुए। सिर्फ एक पॉइंट और एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो इक्विटी शेयर से रिलेटेड नहीं है बट कंपनी से रिलेटेड है, कि जो कैपिटल होती है कंपनी की, जब इसे मान लो मेरी कैपिटल है 100 करोड़ रुपए, मेरी कंपनी की कैपिटल है 100 करोड़, मैं 100 करोड़ रुपए अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसको मैं एक साथ तो इन्वेस्ट करता नहीं, मैं हर इक्विटी शेयर से अलग पैसा लूँगा, प्रेफरेंस शेयर से अलग पैसा लूँगा। तो जब मैं उनको शेयर्स में इशू करता हूँ, टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूँ, मैं इस 100 करोड़ को डिवाइड कर दूंगा कि भाई 50 करोड़ इक्विटी शेयर से, 30 करोड़ प्रेफरेंस शेयर से, बाकी 20 करोड़ लोन से। तो इस कैपिटल को जब मैं डिवाइड करता हूँ तो उसको कहते हैं शेयर्स। बच्चों को शेयर्स का ही मीनिंग नहीं पता होता, तो उनको ये इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर समझ ही नहीं आता है। सबसे पहले उन्हें ये बताना पड़ता है कि शेयर होता क्या है। सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा होता है, आपने कंपनी को पैसे दिए, बदले में आपको वो सर्टिफिकेट सा मिल जाता है कि ये पर्सन हमारी कंपनी का ओनर है, इसने हमारी कंपनी से इतना रुपये का इक्विटी शेयर लिया हुआ है, और कुछ नहीं होता शेयर। तो ये था आपका इक्विटी शेयर का टॉपिक। अब करते हैं आगे प्रेफरेंस शेयर का। प्रेफरेंस शेयर का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इक्विटी शेयर के टाइप्स नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स भी हैं। और बच्चों कई बुक्स में ना प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स गिवन नहीं है, तो ये जरूर याद रखना कि आप प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स को अगर आपकी बुक में गिवन नहीं है तो उसको अलग से नोट डाउन कर लो, क्योंकि पेपर में पूछ लेते हैं। तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रेफरेंस शेयर का टॉपिक। प्रेफरेंस शेयर में क्या है, टाइप्स भी करेंगे, इसके मीनिंग भी करेंगे। अब इसका मीनिंग कोई अलग से डेफिनेशन नहीं दे रखी, इसका क्या मीनिंग दिया हुआ है, द मनी ऑब्टेन बाय द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसे इक्विटी शेयर में था कि जो पैसा इक्विटी शेयर इशू करने के बाद मिलता है उसे इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं, ऐसे ही जो पैसा प्रेफरेंस शेयर देने के बाद पब्लिक को मिलता है उसे कहते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हमें कंपनी की बैलेंस शीट में अलग अलग शो करके दिखाना होता है कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर।
अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, राइट टू रिसीव द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। ये याद रखना, अगर एमसीक्यू पेपर आता है तो ये पूछ लेगा कि कौन से सोर्स में फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है। तो प्रेफरेंस शेयर के केस में फिक्स्ड रेट होता है कि इतना ही मिलेगा आपको। कैसे होता है बच्चों, इनके जैसे प्रेफरेंस शेयर है ना, इसके आगे रेट फिक्स लिखा होता है, नाम ही ऐसे होता है कि 9% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर, ऐसे ही नाम लिखा होता है। देन इसके बाद एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप। अब ये वाइंडिंग अप का क्या मतलब है, जब कंपनी बंद हो रही है, एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी देयर कैपिटल रिटर्न बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर बट आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ कंपनीज क्रेडिटर। इसका क्या मतलब है, जब कंपनी बंद होगी, जब सब कुछ डूब जाएगा, कंपनी बर्बाद हो गई, तो कंपनी की जब एसेट्स बेची जाएगी तो इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसा मिलेगा, लेकिन आफ्टर सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर, पहले कंपनी के क्रेडिटर पे किए जाएंगे, जो बाहर के क्रेडिटर है जिनसे हमने सामान खरीदा था या कोई बैंक से लोन लिया था, पहले उनको पैसा दिया जाएगा, अगर बच गया तब प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट एंजॉय एनी वोटिंग राइट। अब इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता, इनका क्या हिसाब होता है, करता कोई और है, भरता कोई और है। इक्विटी शेयर होल्डर ने डिसीजन लिया, अब वो डिसीजन फेल हो गया, कंपनी डूब गई, प्रॉफिट हुआ नहीं, लेकिन ये बेचारे मारे गए, ये तो चुपचाप बैठे हुए थे, इन्होंने तो ना हाँ की थी ना की थी। इनको तो पता भी नहीं होता कई बार कि कंपनी ऐसा कोई मीटिंग हुई है कंपनी की और कंपनी कोई ऐसा डिसीजन ले रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। अब जब हम आगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे ना, तो उसमें कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शन होता है कि अगर आपको कंपनी पसंद आ रही है, जैसे आज मैंने प्रेफरेंस शेयर खरीदा और मुझे कंपनी पसंद आ गई, तो मैं 1 साल बाद या कुछ टाइम बाद उसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकता हूँ जब मेरा मन चाहे। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब भी मेरा मन करेगा, मैं कंपनी की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी वो पूरी करके उसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकता हूँ। तो ये भी एक बेनिफिट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब बच्चों के माइंड में ये डाउट आता है कि हम इक्विटी शेयर होल्डर क्यों लें, जब उनको पैसा भी फिक्स रेट का नहीं मिलना और कंपनी जब डूबेगी भी तब भी लास्ट में पैसा मिलना है, तो प्रेफरेंस शेयर क्यों ना ले। तो देखो बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर को ना, मतलब इक्विटी शेयर जो होते हैं वो ऐसे लोगों के लिए होते हैं जिनको एडवेंचरस चीज़ पसंद है, जैसे जिनको रिस्क लेना पसंद है। आज मैंने शेयर खरीदा इक्विटी शेयर, अब इसमें क्या है, इनका रेट इतनी जल्दी ग्रो नहीं होता है। मैंने 100 रुपये का खरीदा, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तब भी 5 रुपये बढ़ेगा, 10 रुपये पड़ेगा। लेकिन इक्विटी शेयर मैंने 100 का खरीदा, हो सकता है वो मार्केट में उसकी वैल्यू सीधा 200 हो जाए, तो मेरे को सीधा 100 टाइम्स प्रॉफिट हो गया। तो जो लोग ऐसे इक्विटी शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, आजकल आपने देखा होगा बहुत लोग, यूथ भी इतना ज़्यादा एक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए वो इक्विटी शेयर ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, इसलिए वो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये थे आपके इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अब करेंगे प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स और इनके मेरिट और डीमेरिट क्या होते हैं इक्विटी शेयर के और प्रेफरेंस शेयर के। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी। और एक बात और, अभी तो हम बोर्ड में लिख के कर रहे हैं, लेकिन आप बोर्ड पे नहीं करेंगे, मैं सीधा आपको बुक की फ़ोटो दिखाऊंगा नीचे, जो भी हम टॉपिक करेंगे और सीधा बुक से करेंगे, ताकि आप मैच भी कर सको कि आपकी बुक में वो टॉपिक है या नहीं है, और आपको वर्डिंग भी पूरी अच्छे से समझ आ जाए। तो करते हैं अब आगे का टॉपिक। पहले करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मैंने बोला था आपको कि प्रेफरेंस शेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पहले ये करेंगे, इसके बाद करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। देखो ये बहुत ईजी से हैं, लेकिन इसमें जो पार्टिसिपेटिंग और कुमुलेटिव वाले हैं, इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है पेपर में। अब कैसे करेंगे हम, बुक की फ़ोटो आ जाएगी आपके नीचे, आ गई होगी आपके पास, वहाँ से रीड करेंगे एक एक लाइन, और साथ में हेडिंग्स यहाँ पे लिखी हुई है, बुक को रीड कर करके एक एक वर्ड को रीड करेंगे ताकि क्लियरिटी हो जाए और आपको पता लग जाए कि आपकी बुक में ये है या नहीं है, तो आप पूरा लिख भी सको कि क्या वर्ड्स लिखने हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है। अब देखो पहला है कुमुलेटिव। ये वर्ड आपने अपने इकोनॉमिक्स में भी सुना होगा, जब हम सीएफ बनाते हैं, मीन या मीडियन वाले जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें आते हैं ना कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, मान लो पहली फ्रीक्वेंसी 2 है, 5 है, फिर 7 है, फिर 3 है, तो हम CF कैसे बनाते हैं, पहले की तो 5, फिर इसको ऐड करते हैं, फिर ऐसे ऐड करते हुए जाते हैं, ऐसे ही बनती है हमारी CF। तो अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब है, मान लो इस साल मुझे जो कंपनी को हुआ प्रॉफिट कम, और मेरा जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड था वो कंपनी नहीं दे सकती, क्योंकि
उन्होंने पहले डिबेंचर्स के इंटरेस्ट दिया, फिर लोन वगैरह का इंटरेस्ट दिया, टैक्स दिया, उसके बाद उनके पास प्रॉफिट नहीं बचा। तो मेरा इस साल का जो प्रॉफिट है 2021-22 का जो जितना भी मतलब डिविडेंड है मेरा प्रेफरेंस शेयर का, वो नेक्स्ट ईयर जो आएगा, नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा, प्लस हो जाएगा, कुमुलेटिव हो जाएगा उसके अंदर। कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती कि पिछले साल का प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो आपको नहीं मिलेगा, अगर आपका जो प्रेफरेंस शेयर है वो कुमुलेटिव है। जब आप शेयर खरीदते हो तो जो डॉक्यूमेंट होता है, एक पेज जो होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये कुमुलेटिव है, नॉन कुमुलेटिव है, पार्टिसिपेटिंग है, सब कुछ लिखा होता है। तो याद रखना कुमुलेटिव वाले में आपका ऐड हो जाता है डिविडेंड लास्ट ईयर का सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। और अगर ये 3 साल तक कॉन्टिन्यूस आपको डिविडेंड नहीं मिलता ना बच्चों, तो इनके पास भी वोटिंग राइट आ जाते हैं। जैसे इक्विटी शेयर वालों के पास वोटिंग राइट होते हैं, तो इनके पास भी, प्रेफरेंस शेयर वालों के पास भी वोटिंग राइट आ जाते हैं अगर 3 साल तक उनको लगातार डिविडेंड नहीं मिलता तो। अब देखो इसकी डेफिनेशन में अगर हम पढ़ते हैं बुक से तो क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शेयर इफ द डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट इन द पर्टिकुलर ईयर। मतलब अगर प्रॉफिट नहीं है, कम है, और आपको डिविडेंड नहीं मिला है पर्टिकुलर ईयर में, द एरियर्स, एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, मतलब जो हमें नहीं मिला है, द एरियर्स ऑफ द डिविडेंड एक्यूमुलेट एंड बिकम पेबल इन द सब्सिक्वेंट ईयर। मतलब आने वाला जो भी साल होगा उसके अंदर वो ऐड कर दिया जाएगा व्हेन प्रॉफिट आर सफिशिएंट। अब मान लेते हैं, मान लो इस साल भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कम हुआ, तो जो इससे अगला साल हुआ होगा प्रेफरेंस शेयर का, मतलब फाइनेंशियल ईयर होगा, इसके अंदर ये वाले साल का भी डिविडेंड और ये वाले साल का डिविडेंड दोनों को जोड़ के इस साल में दिया जाएगा जब भी आपका प्रॉफिट आएगा। तो वो होते हैं आपके कुमुलेटिव। अब नेक्स्ट है हमारा नॉन कुमुलेटिव। इसके बिल्कुल अपोजिट, नॉन कुमुलेटिव का क्या मतलब है, कि जिसमें अगर पहले साल आपको कंपनी को प्रॉफिट कम है और डिविडेंड नहीं दे पा रही और नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको पिछले साल का भी डिविडेंड मिलेगा। पिछले साल का डिविडेंड आप भूल जाओ, वो आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ कुमुलेटिव में ऐसा होता है कि वो ऐड होता जाता है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देखो, द प्रेफरेंस शेयर ऑन विच डिविडेंड डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड, जिसमें जुड़ता नहीं है, आर कॉल्ड नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। होल्डर ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर गेट डिविडेंड ओनली फॉर दोज शेयर या फॉर दोज ईयर्स व्हेन द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। सिर्फ आपको डिविडेंड तब का ही मिलेगा जिस साल कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, अदरवाइज आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग द लॉस दे डू नॉट गेट एनी डिविडेंड। अगर लॉस होगा तो नॉन कुमुलेटिव वालों को डिविडेंड नहीं मिलता और कुमुलेटिव वालों को तो प्लस होता जाएगा। इसके बाद क्या लिखा है, द डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस लॉस ईयर इज नॉट एक्यूमुलेटेड। अगर मुझे पिछले साल कंपनी को लॉस हुआ है तो उस साल का डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। दे गेट डिविडेंड ऑफ द करंट प्रॉफिट ईयर ओनली। सिर्फ करंट ईयर जिस साल में मेरे को प्रॉफिट होगा सिर्फ उसी साल का आपको दिया जाएगा डिविडेंड, अदरवाइज आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये थे आपके कुमुलेटिव और नॉन कुमुलेटिव। अब आ जाओ पार्टिसिपेटिंग। अब पार्टिसिपेटिंग में क्या है, मैंने आपको बताया था कि कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी। जितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ लिख लेते हैं, जैसे प्रॉफिट हुआ इसमें से पहले अपने एक्सपेंसेस माइनस करती है कंपनी, इसके बाद इंटरेस्ट वगैरह जाता है, फिर टैक्स जाता है, फिर अगर जो बचता है ये बढ़ता है प्रेफरेंस शेयर को, इसके बाद भी अगर कुछ बच जाए तो मिलता है इक्विटी शेयर को। अब पार्टिसिपेटिंग वालों में क्या होता है, मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद इक्विटी शेयर के लिए बहुत ज़्यादा पैसा बच गया, कंपनी कहीं इन्वेस्ट भी नहीं कर रही, अगर इन्वेस्ट कर भी रही है उसके बाद भी पैसा बचा हुआ है, तो इक्विटी शेयर वाले और कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि प्रेफरेंस शेयर को इनका मान लो 10% डिविडेंड है। ये हमने पढ़ा था कि इनका डिविडेंड जो होता है फिक्स होता है, हमने इनको 10% प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, फिर भी बहुत ज़्यादा पैसा बच रहा है तो हम इनको अलग से एक्स्ट्रा डिविडेंड दे देते हैं। जब एक्स्ट्रा डिविडेंड उनको मिलता है जिनका होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, और इसका अपोजिट है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। मतलब सिर्फ आपको उतना ही डिविडेंड मिलेगा जितना आपका फिक्स्ड है। 10% मिल गया, अब इसके बाद कंपनी के बाद जितना भी एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है वो आपको नहीं मिलेगा, सारा का सारा या तो इक्विटी शेयर को मिल जाएगा या कंपनी अपने पास रिजर्व करके रख लेगी या कहीं पे इन्वेस्ट कर लेगी। तो ये होते हैं आपके पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। चलो अब इसको भी पढ़ते हैं बुक से।
देखो पार्टिसिपेटिंग कौन से है, द होल्डर ऑफ द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर आर इंटाइटल्ड टू शेयर द सरप्लस प्रॉफिट इफ दे रिमेन आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे दिया, इक्विटी शेयर को डिविडेंड दे दिया, उसके बाद भी जो सरप्लस मिलता है इनको उसमें से भी कुछ पोर्शन दे दिया जाता है। Thus, participating shares obtain return on their investment in two form, मतलब इनको दो फॉर्म में पैसा मिल रहा है, एक तो मिल रहा है फिक्स डिविडेंड और दूसरा मिलता है शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट। द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर आल्सो हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस एसेट आफ्टर रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अब जो वर्ड आया लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, मतलब अगर कंपनी बंद हो रही है, कंपनी लॉस में चली गई, बंद हो गई, इक्विटी शेयर को भी पैसा दे दिया एसेट बेचने के बाद, तो फिर भी कंपनी की कोई एसेट बच जाती है, अब उसको बेचने के बाद भी हो सकता है कि प्रेफरेंस पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वालों को उसमें से कुछ हिस्सा दे दिया जाए, कुछ अमाउंट दे दिया जाए। अब देखो नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या है, दोज प्रेफरेंस शेयर विच आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव एडिशनल डिविडेंड, इनको कोई एडिशनल डिविडेंड नहीं मिलेगा। आउट ऑफ द रेजिडुअल प्रॉफिट आर कोल्ड नॉन पार्टिसिपेंट, इनको सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना इनका फिक्स्ड किया हुआ है, जितना इनके नाम के आगे है, 5% है तो 5%, 10% है तो 10%, अदरवाइज इनको कोई अमाउंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल तो नाम से ही पता चल रहा है और हमने पढ़ा भी था कि प्रेफरेंस शेयर के बाद ऑप्शन होता है कि आप अपने आप को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, फ्यूचर कंपनी का ब्राइट है, तो लोग प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा लेते हैं, तो उसे कहते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। फिर इनके पास भी वोटिंग राइट आ जाते हैं, वो सारे राइट्स आ जाते हैं जो एक इक्विटी शेयर के पास होते हैं। देन नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, अब ये प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते, चाहे कंपनी जितनी मर्जी ग्रोथ कर रही हो, जितना मर्जी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा हो, आपके प्रेफरेंस शेयर सेम रहेंगे, कोई उसमें चेंजेस नहीं आएगा। देन नेक्स्ट रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल। बच्चों देखो जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, डिबेंचर होते हैं या बैंक लोन होता है, इनकी एक फिक्स डेट होती है कि इतने साल बाद कंपनी को इन्हें पैसा वापस करना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं रिडीमेबल, कि जब आपको पैसा कंपनी को प्रेफरेंस शेयर को या डिबेंचर को पैसा करना पड़ेगा, रिडीम करना पड़ेगा। तो ऐसे शेयर जो रिडीमेबल होते हैं, मतलब जिनका पैसा कंपनी को 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद वापस करना पड़ेगा, उसे कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। वही नॉन रिडीमेबल कौन से होते हैं, जो कभी, जिनका पैसा कभी वापस नहीं किया जाएगा, एक तरह से इक्विटी शेयर की तरह, इनका पैसा एक बार लग गया कंपनी में तो लग गया, आपको कंपनी पसंद नहीं आ रही तो आप शेयर को बेच दो, या जब कंपनी बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लिक्विडेशन में चली जाएगी, तभी आपको पैसा वापस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। देखो कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल तो बहुत ईजी है। अब रिडीमेबल वाले की डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोस विच आर रिडीम मतलब देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है पेड बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी आर कोल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सच शेयर आर रिफंडेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी वो होगी, बंद होगी, तब आपको पैसा इसका दे दिया जाएगा। इसके बाद इरिडीमेबल द प्रेफरेंस शेयर विच आर नॉट रिडीम, मतलब इनको पैसा दिया ही नहीं जाएगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी आर कोल्ड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब इनको पैसा मिलेगा ही नहीं, कंपनी चलती रहे, बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर का टॉपिक। अब करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, दोनों को साथ में रख के करेंगे ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए। तो चलो बच्चों अब करते हैं इसका अगला टॉपिक, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। स्टार्ट करेंगे इक्विटी शेयर के मेरिट्स से और डीमेरिट से, बुक से भी रीड करेंगे और हेडिंग्स भी। और याद रखना अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव होता है तो सब्जेक्टिव में आपको हेडिंग्स सेम टू सेम लिखनी है अपनी। जैसे ही आप ये हेडिंग सेम टू सेम बुक की लैंग्वेज में सेम लिख देते हो तो टीचर को ये पता लग जाता है कि बच्चे ने पढ़ रखा है। जो अंदर की लैंग्वेज है उसमें आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप हेडिंग सेम लिखते हो तो आपको प्रॉपर मार्क्स मिलते हैं, तो ये बात जरूर याद रखना। अब देखो पहला मेरिट क्या है इसका, आइडियल फॉर एडवेंचरस इन्वेस्टर। एडवेंचरस इन्वेस्टर मतलब जो रिस्क लेना चाहता है, जिसको रिस्क लेने में अच्छा लगता है, जिसको मतलब कह सकते हैं हर्षद मेहता बनना है सबको, तो ऐसे लोगों के लिए आज पैसा इन्वेस्ट किया तो हो सकता है कल को डबल हो जाए या सारा का सारा डूब जाए, लॉस हो जाए, ऐसे लोगों के लिए इक्विटी शेयर अच्छे होते हैं।
और एक बात और, आपकी चाहे आपके पास कोई सी भी बुक हो, इन्होंने मेरिट्स और डीमेरिट्स में क्या किया हुआ, कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू और इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग नहीं दिया हुआ, दोनों को मिक्स करके दिया हुआ। अब ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट था कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है नो बर्डन ऑन कंपनी, अब ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरिट है। तो आप ये याद रखना कि दोनों को मिक्स मत कर देना। अगर पेपर में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है तो आपने कंपनी वाले लिखने हैं मेरिट्स, और अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है तो इन्वेस्टर से रिलेटेड लिखने हैं। अब नेक्स्ट है नो बर्डन ऑफ ऑन कंपनी, मतलब कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनका पैसा ना तो वापस करना है और ना प्रेफरेंस शेयर के जैसे इनको फिक्स्ड अमाउंट का डिविडेंड देना है। अगर प्रॉफिट होगा तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो कंपनी एक तरह से फ्री माइंड होती है कि अगर कल को पैसा नहीं, प्रॉफिट नहीं भी कमा पाती तो उनके ऊपर कोई ओब्लिगेशन, लायबिलिटी वगैरह नहीं आती। देखो पहले ये 2 पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है इक्विटी शेयर आर सूटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू अंडरटेक रिस्क फॉर हायर रिटर्न। अब जो बंदा रिस्क लेगा उसको हो सकता है फ्यूचर में प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो या हो सकता है लॉस भी बहुत ज़्यादा हो, इसलिए ये हमेशा एडवेंचर इन्वेस्टर के लिए होते हैं। और सेकंड पॉइंट, देयर इज नो बर्डन और ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इनको कोई पैसा देना नहीं है डिविडेंड जब तक प्रॉफिट नहीं होता, बिकॉज इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू पे डिविडेंड। डिविडेंड आर पेबल ओनली इफ द कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है परमानेंट कैपिटल। ये भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है मेरिट कि ये परमानेंट कैपिटल है। एक बार ये पैसा कंपनी के पास आ गया तो जब तक कंपनी की लाइफ है ये पैसा कंपनी के अंदर लगा रहेगा। हमने अभी पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर वगैरह भी, जो आगे पढ़ेंगे उनको एक टाइम के बाद लोन या किसी से लोन भी लिया है तो वो एक टाइम के बाद वापस करना पड़ता है, लेकिन इनका पैसा लग गया तो एक तरह से कंपनी में ब्लॉक हो गया। चाहे 100 साल पुरानी कंपनी है, जो पैसा उस टाइम लगा हुआ था वो आज भी उस कंपनी में लगा हुआ है पैसा। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज टू बी रिपेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। मतलब जब कंपनी बंद होगी एंड हैज इट इज परमानेंट कैपिटल ऑफ द बिजनेस, मतलब ये परमानेंट है, बार बार हटेगी नहीं। फोर्थ पॉइंट, नो चार्ज ऑन एसेट। चार्ज का मतलब होता है गिरवी रखना। अगर हम बैंक के पास कंपनी लोन लेने जाती है, डिवेंचर होल्डर से पैसा लेती है, तो कुछ ना कुछ कंपनी को अपना गिरवी रखवाना पड़ता है। चार्ज एक तरह से ये होता है बच्चों, मान लो मेरी बिल्डिंग है, अब मैं बैंक के पास गया कि मेरे को लोन दे दो 100 करोड़ का। अब बैंक बोलेगा कि ये बिल्डिंग पे हमारा राइट हो गया, चार्ज हो गया, आप ये बिल्डिंग बेच नहीं सकते, और इन केस कंपनी बंद भी हो जाती है और ये बिकता भी है तो सबसे पहले इस कंपनी ये बिल्डिंग बेच के हमें पैसा दिया जाएगा, उसको कहते हैं चार्ज ऑन एसेट। तो इक्विटी शेयर में ऐसा कोई चार्ज नहीं बनाना पड़ता, कोई चीज़ गिरवी रखनी नहीं पड़ती, तो ये भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बात है। अब नेक्स्ट है कंट्रोल। अब ये जो कंट्रोल है ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक इन्वेस्टर को वोटिंग राइट मिल जाता है कंपनी का, उसके मैनेजमेंट में पार्ट लेने का। अगर कंपनी कल को कुछ गलत इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो अपनी आवाज़ उठा सकता है, बोल सकता है कि यहाँ पैसा मत लगाओ। वो कंपनी के ट्रेडिंग, P&L, सारी बैलेंस शीट सब कुछ चेक कर सकता है, कंपनी के आगे क्या क्या प्रोजेक्ट है वो तक देख सकता है। तो ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पॉइंट होता है। उसके बाद प्रोवाइड क्रेडिट स्टैंडिंग। प्रोवाइड क्रेडिट स्टैंडिंग क्या है, मान लो 2 पर्सन है, एक ए और एक बी। जो ए है उसके बैंक में अपनी सेविंग बढ़ी हुई है 10 करोड़ और लोन उसने 2 करोड़ का ले रखा है बाहर से कहीं और से। वहीं जो बी है इसके पास बहुत पैसा है लेकिन लोन इसके पास 10 करोड़ है और अपनी सेविंग सिर्फ 3 करोड़ है। अब इन दोनों में से कोई भी अगर बैंक के पास लोन लेने जाएगा तो ऑफकोर्स ए वाले को ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि बी वाला ऑलरेडी इतने लॉस में है, इतने लोन ले रखा है। इसका मतलब है कि वो लोन भी चुका नहीं पा रहा, पे नहीं कर पा रहा बैक, और उसको अलग से लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन ए के पास सिर्फ 2 करोड़ का लोन है और सेविंग ज़्यादा है। तो ऐसे ही अगर आपकी कंपनी ने इक्विटी शेयर ज़्यादा वो करे हुए हैं, इशू करे हुए हैं, बोरोड फंड ज़्यादा नहीं ले रखे, तो आपको इजीली लोन मिल जाता है, इजीली क्रेडिट मिल जाता है, और इन्वेस्टर भी आपकी कंपनी का पैसा मतलब शेयर जल्दी खरीदते हैं। क्योंकि अगर कल को कंपनी डूबेगी तो आपको किसी और बाहर का पैसा नहीं देना, कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं देनी, सिर्फ किसको पैसा देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर को। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हो और इन्वेस्टर्स को भी
ये अट्रैक्ट करता है पैसा लगाने के लिए। अब इसके डीमेरिट्स में आ जाओ। पहला डीमेरिट क्या है, रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न। अभी हमने पढ़ा था कि इक्विटी शेयर को सबसे लास्ट में पैसा मिलता है, अगर बचेगा वो भी तब मिलेगा। तो मैं कोई फिक्स्ड अमाउंट सोच नहीं सकता कि मैंने इतना पैसा हर साल मेरे को इस कंपनी से मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है इस साल मेरे को 10 लाख रुपए डिविडेंड मिल गया हो, लेकिन अगले साल 0 मिले या ज़्यादा मिले या कम मिले। तो मैं एक फ्लक्चुएट करती रहती है इसकी रिटर्न, तो मैं पहले से प्लान बना के नहीं चल सकता। तो वो इसका एक डीमेरिट है। इसके बाद हायर कॉस्ट। अब इसकी कॉस्ट हाई होती है इशू करने की, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो 4th पॉइंट में अलग से भी लिखा हुआ लीगल फॉर्मेलिटीज़। और जो ये सारे पॉइंट्स हैं ना बच्चों, ये आपके 12th के बीएसटी में एक चैप्टर आएगा, वहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से आपको काम आएंगे। अगर यहाँ पे आपने पढ़े होंगे, बच्चों ने जिन्होंने नहीं पढ़े होते उनको उस चैप्टर में दिक्कत होती है, क्योंकि वो और डिटेल में है 12th का चैप्टर। नेक्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। डाइल्यूशन का मतलब होता है घुल जाना, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। अगर कंपनी ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू करेगी तो उसका कंट्रोल हाथ से जाता रहेगा, इतने सारे इक्विटी शेयर हो जाएंगे। अब इससे क्या होता है, मान लो मेरे पास आज कंपनी चालू हुई, मैं पहले जो सबसे पहले कंपनी ने जो इक्विटी शेयर बेचे थे, सेल करे थे, मैं उसमें से एक पर्सन हूँ। अब कंपनी ने अगले साल फिर इक्विटी शेयर बेच दिए, उसके अगले साल फिर बेच दिए, तो अब मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाऊंगा कि मेरे हाथ से कंट्रोल जाता जा रहा है। पहले हम 10% थे, हम 10 डिसीजन लेते थे, अब 100 हो गए, 1000 हो गए। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, मेरा कंट्रोल, मेरी वैल्यू कंपनी में बहुत कम रह जाएगी। तो उससे ये एक डीमेरिट होता है कि थोड़ा इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो इक्विटी शेयर वाले इन्वेस्टर होते हैं, वो थोड़े डीमोटिवेट होते हैं। और लीगल फॉर्मेलिटीज़ वही है कि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़, पेपर वर्क करना पड़ता है इक्विटी शेयर को इशू करने से पहले। ये थे इक्विटी शेयर के मेरिट डीमेरिट्स। अब इसके बाद प्रेफरेंस शेयर के। प्रेफरेंस शेयर का पहला मेरिट है रेगुलर इनकम। अब ये उनके लिए अच्छा होता है जो ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हमें फिक्स्ड इनकम मिले, रेगुलर इतना अमाउंट हर साल मिले ही मिले। जैसे कुछ लोग रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद उन्हें जो पैसा आता है उसको इन्वेस्ट कर दिया प्रेफरेंस शेयर में, ताकि हर साल एक रेगुलर अमाउंट आता रहे, तो वो बेनिफिट होता है। अब नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। अब ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये तो था इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी को प्रेफरेंस शेयर देने का, इशू करने का ये फ़ायदा है कि प्रेफरेंस शेयर वाले मैनेजमेंट में कोई अपना वोट नहीं कर सकते, कोई वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कंपनी से। तो ये कंपनी को बेनिफिट होता है। वहीं इक्विटी शेयर वाले तो आपको पता है वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नो चार्ज ऑन एसेट। अब ये दोनों में था, ये इक्विटी शेयर होल्डर वाले में भी था और प्रेफरेंस शेयर में भी है कि इनके लिए भी कोई हमें चार्ज रखना नहीं पड़ता, कोई चीज़ गिरवी रखनी नहीं पड़ती। जितने भी ओनर्स फंड के हम पढ़ेंगे ना बेटा, उनके लिए कोई चार्ज एसेट पे नहीं बनाना पड़ता, लेकिन बोरोड फंड के लिए करना पड़ता है। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये इन्वेस्टर के लिए अच्छा है कि आज आपने पैसा इन्वेस्ट करा, अब 10 साल बाद आपको पैसा भी मिलेगा वापस, क्योंकि अभी हमने पता था रिडीमेबल होते हैं, एक टाइम बाद उनका पैसा देना पड़ता है। देन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है, अब मुझे पहले से पता है कि मैंने प्रेफरेंस शेयर को कितना पैसा देना है, कितना डिविडेंड देना है, क्योंकि इसका डिविडेंड फिक्स्ड होता है। तो इससे क्या होगा, मैं इक्विटी शेयर वालों को ज़्यादा बोनस, ज़्यादा डिविडेंड पहले से बोल सकता हूँ कि हम आपको 200% डिविडेंड एक्स्ट्रा देंगे, 300% डिविडेंड एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि इस साल का डिविडेंड अगले साल मिलता है और अगले साल का डिविडेंड और अगले साल मिलता है। तो मुझे तो मेरा प्रॉफिट पहले से पता है और मैं एस्टिमेट लगा लेता हूँ कि इतने एक्सपेंसिव हुए हैं, इतना टैक्स गया है और इतना आपका प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जाएगा, उसके हिसाब से मैं इक्विटी वालों को दे देता हूँ। देन वैरायटी। अब वैरायटी कैसे कि बहुत सारे टाइप्स के, अभी हमने प्रेफरेंस शेयर पढ़े थे, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो कंपनी जो होती है अलग अलग तरह के प्रेफरेंस शेयर इशू कर देती है। डीमेरिट क्या है, नॉट सूटेबल फॉर एडवेंचरस इन्वेस्टर। ऐसे इन्वेस्टर्स जो एडवेंचरस हैं, जो चाहते हैं कि हमें रातों रात प्रॉफिट हो, बहुत स्लो ग्रोथ ना हो, तो उनके लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की ग्रोथ बहुत कम होती है और इनको जो अमाउंट भी मिलता है, डिविडेंड भी मिलता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। नो वोटिंग राइट। इनको कोई वोटिंग राइट भी नहीं होता प्रेफरेंस शेयर वालों को, ये एक इन्वेस्टर के हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू से डीमेरिट है। लो रिटर्न, जो पैसा मिलता है वो भी बहुत कम होता है, इसमें डिविडेंड का अमाउंट ज़्यादा नहीं होता। इसके बाद नो टैक्स सेविंग। कोई टैक्स सेविंग नहीं होती, क्योंकि जो डिविडेंड इनको दिया जाता है ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे पहले का ही अमाउंट जो होता है वो टैक्सेबल होता है। जैसे पहले आया था प्रॉफिट, फिर हमारे एक्सपेंसेस थे, फिर हमारा इंटरेस्ट जा रहा था, देन हमारा टैक्स जा रहा था।
इसके बाद जो इनकम बच रही थी वो प्रेफरेंस शेयर को मिल रही थी। तो मतलब इनसे पहले के अमाउंट में टैक्स ऑलरेडी लग चुका है, हम ऑलरेडी कंपनी को दे चुके हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट होता है जो हम बोरोड फंड वालों को देते हैं उसमें हमारी टैक्स की छूट होती है। पहले हम इंटरेस्ट काटते हैं फिर टैक्स पे करते हैं। इसको भी आप इस पूरे ये जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल तरह का 12th में आपका प्रॉपर आएगा, तो वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे ऐसा आपका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ आपने एक डीमेरिट याद रखना है। अब बच्चों ये टॉपिक खत्म हो गए सारे। ओनर्स फंड के हमने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स, मेरिट डीमेरिट टोटल कर लिए। अब इनके बीच का एक बुक में आपके डिफरेंस दे रखा है, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथ में एडीआर, जीडीआर और रिटेन अर्निंग, वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो पढ़ेंगे। उनके कोई टाइप्स भी नहीं है, ना ज़्यादा उनके मेरिट डीमेरिट है, वो करेंगे। और फिर बोरोड फंड की एक वीडियो और बनेगी, मतलब सॉरी ओनर्स फंड की, देन बोरोड फंड स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो को आप अच्छे से देखो, बुक से अच्छे से रीड करो। फोटोज़ आपको स्क्रीन में आ गई होगी, साथ में स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, और उससे साथ में लिख लो। अगर आपकी बुक्स में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो नहीं होंगे, अगर आपकी बुक में है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों, थैंक यू एवरीवन।